नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन यूनिकॉर्न्स की, यानी भारत के ऐसे हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स की जिनकी वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ी और जिन्होंने अपने अपने सेक्टर्स में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। इस वीडियो में हम खासकर उन इंडियन ओरिजिन यूनिकॉर्न्स पर ध्यान देंगे जो 2005 के बाद फाउंडेड हुए हैं। साथ ही हम उनकी रेवेन्यू स्नैपशॉट और बिजनेस मॉडल को सिंपल हिंदी में समझेंगे। यह डेटा 2024 से 2025 तक उपलब्ध लेटेस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर आधारित है। रेवेन्यू फिगर्स अप्रॉक्सिमेट हैं क्योंकि कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं और कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं जिनका डेटा आरओसी फाइलिंग्स और क्रेडिबल डिस्क्लोजर्स से लिया जाता है। यह वीडियो एकेडमिक डिस्कशन, एफडीपी, केस स्टडी, इंडस्ट्री सेशन और यूट्यूब ब्रेकडाउन के लिए यूजफुल है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स और मार्केट प्लेसेस यूनिकॉर्न्स की। इस कैटेगरी में पहला बड़ा नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में हुई थी। यह एक हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी, होम प्रोडक्ट्स और कई तरह की कैटेगरीज में शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लेटेस्ट रेवेन्यू कोर एंटिटीज के आधार पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक माना जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के आसपास का एस्टिमेट है। दूसरा नाम है मीशो। मीशो की शुरुआत 2015 में हुई। यह वैल्यू, कॉमर्स और सोशल कॉमर्स मॉडल पर काम करता है। मीशो ने छोटे सेलर्स, रीसेलर्स और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर इंडियन ई कॉमर्स में अलग पहचान बनाई। इसका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 7,600 करोड़ रुपए के आसपास रहा। तीसरा नाम है निका। निका की शुरुआत 2012 में हुई थी। यह ब्यूटी और फैशन ऑमनी चैनल बिजनेस मॉडल पर काम करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ निका ने ऑफलाइन स्टोर्स के माध्यम से भी अपनी मजबूत प्रेजेंस बनाई। फाइनेंशियल ईयर 25 में निका का रेवेन्यू लगभग 7,900 करोड़ रुपए के आसपास रहा। चौथा नाम है उदान। उदान की शुरुआत 2016 में हुई। यह B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, खासकर किराना स्टोर्स और छोटे रिटेलर्स के लिए। उदान होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को डिजिटली कनेक्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू लगभग 5,700 करोड़ रुपए रहा। पांचवां नाम है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई की शुरुआत 2010 में हुई। यह बेबी और किड्स प्रोडक्ट्स के लिए ऑमनी रिटेल प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट क्राई ने पेरेंटिंग और चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनाई। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू लगभग 7,600 करोड़ रुपए से अधिक रहा। अब आगे बढ़ते हैं फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न्स की तरफ। इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम है ज़ोमैटो, जिसे अब इटर्नल के नाम से भी जाना जाता है। ज़ोमैटो की शुरुआत 2008 में हुई थी। शुरुआत में यह रेस्टोरेंट डिस्कवरी और फूड रिव्यूज प्लेटफॉर्म था, लेकिन बाद में यह फूड डिलीवरी जायंट बन गया। ब्लिंकिट के साथ इसका क्विक कॉमर्स सेगमेंट भी तेजी से ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू लगभग 8,600 करोड़ रुपए से अधिक रहा। दूसरा बड़ा नाम है स्विगी। स्विगी की शुरुआत 2014 में हुई। यह फूड डिलीवरी के साथ साथ इंस्टामार्ट के माध्यम से क्विक कॉमर्स में भी मजबूत प्रेजेंस बना चुका है। स्विगी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। तीसरा नाम है ज़ेप्टो। ज़ेप्टो की शुरुआत 2021 में हुई और यह 10 मिनट क्विक कॉमर्स मॉडल के लिए प्रसिद्ध हुआ। ज़ेप्टो ने यंग कंज्यूमर्स और अर्बन कस्टमर्स के बीच तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू लगभग 4,400 करोड़ रुपए रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 का एस्टिमेट 11,000 करोड़ रुपए से अधिक माना गया। चौथा नाम है बिग बास्केट। बिग बास्केट की शुरुआत 2011 में हुई। यह ऑनलाइन ग्रोसरी और क्विक ग्रोसरी डिलीवरी में एक बड़ा नाम है। टाटा ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद इसकी मार्केट स्ट्रेंथ और भी बढ़ी। फाइनेंशियल ईयर 24 में बिग बास्केट का ग्रुप स्केल लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास माना गया। अब बात करते हैं फिनटेक यूनिकॉर्न्स की। फिनटेक ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, ऑनलाइन ब्रोकिंग, इंश्योरेंस मार्केटप्लेस और नियो बैंकिंग को नई दिशा दी है। इस कैटेगरी में पहला नाम है पेटीएम। पेटीएम की शुरुआत 2010 में हुई। यह पेमेंट्स और फिनटेक सेक्टर का बड़ा ब्रांड है। पेटीएम ने मोबाइल वॉलेट, यूपीआई पेमेंट्स, बिल पेमेंट्स, मर्चेंट पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ा इकोसिस्टम बनाया। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू लगभग 7,500 करोड़ रुपए रहा। दूसरा नाम है फोनपी। फोनपी की शुरुआत 2015 में हुई। यह यूपीआई सुपर ऐप के रूप में जाना जाता है।
फोनपे ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन को मास लेवल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू लगभग 7,100 करोड़ रुपए से अधिक रहा। तीसरा नाम है रेजर पे। रेजर पे की शुरुआत 2014 में हुई। यह B2B पेमेंट्स और नियो बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। छोटे बिजनेसेस से लेकर बड़े एंटरप्राइजेस तक रेजर पे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस देता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू लगभग 3,700 करोड़ रुपए से अधिक रहा। चौथा नाम है सीआरएड। सीआरएड की शुरुआत 2018 में हुई। यह क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, रिवॉर्ड्स और कॉमर्स मॉडल पर काम करता है। सीआरएड ने प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करके एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी बनाई। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू लगभग 2,400 करोड़ रुपए से अधिक रहा। पांचवा नाम है पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक। पॉलिसी बाजार की शुरुआत 2008 में हुई। यह इंश्योरेंस और क्रेडिट मार्केट प्लेस है। इसने इंडिया में इंश्योरेंस कंपैरिजन और ऑनलाइन पॉलिसी बाइंग को पॉपुलर बनाया। फाइनेंशियल ईयर 24 में कोर मार्केट प्लेसेस का रेवेन्यू लगभग 2,300 करोड़ रुपए से अधिक रहा। छठा नाम है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा की शुरुआत 2010 में हुई। यह ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। खास बात यह है कि ज़ीरोधा बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है और हाईली प्रॉफिटेबल भी है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू लगभग 8,300 करोड़ रुपए रहा। अब बात करते हैं मोबिलिटी और स्टेटेक यूनिकॉर्न्स की। इस कैटेगरी में पहला नाम है ओला। ओला की शुरुआत 2010 में हुई। यह राइड हेलिंग और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। ओला ने इंडिया में ऐप बेस्ड कैब बुकिंग को पॉपुलर बनाया। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू लगभग 2,200 करोड़ रुपए रहा। दूसरा नाम है ओयो। ओयो की शुरुआत 2012 में हुई। यह टेक लेड हॉस्पिटैलिटी और बजट स्टेज प्लेटफॉर्म है। ओयो ने छोटे होटल्स और बजट अकोमोडेशंस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू लगभग 5,300 करोड़ रुपए रहा। अब आगे बढ़ते हैं D2C और कंज्यूमर यूनिकॉर्न्स की तरफ। इस कैटेगरी में पहला नाम है बोएट। बोएट की शुरुआत 2016 में हुई। यह ऑडियो प्रोडक्ट्स और वेरेबल्स ब्रांड है। ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स और स्मार्ट वॉचेस के कारण बोएट यंग कंज्यूमर्स के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू लगभग 3,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। दूसरा नाम है मामाअर्थ यानी होनासा। मामाअर्थ की शुरुआत 2016 में हुई। यह ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में D2C ब्रांड के रूप में फेमस हुआ। नेचुरल, टॉक्सिन फ्री और डिजिटल फर्स्ट ब्रांडिंग इसकी की स्ट्रेंथ रही। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। तीसरा नाम है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट की शुरुआत 2010 में हुई। यह आईवेयर D2C और रिटेल मॉडल पर काम करता है। ऑनलाइन आई टेस्ट, होम ट्रायल और ऑफलाइन स्टोर्स के कॉम्बिनेशन से लेंसकार्ट ने आईवेयर इंडस्ट्री को बदल दिया। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू लगभग 5,400 करोड़ रुपए रहा। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स टेक और अदर यूनिकॉर्न्स की। इस कैटेगरी में सबसे बड़ा नाम है ड्रीम 11 यानी ड्रीम स्पोर्ट्स। ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हुई। यह फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स के साथ ड्रीम 11 ने इंडिया में फैंटेसी गेमिंग और स्पोर्ट्स एंगेजमेंट को बहुत बड़ा मार्केट बना दिया। फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 के दौरान इसका रेवेन्यू लगभग 6,000 करोड़ रुपए से 9,000 करोड़ रुपए की रेंज में माना गया। इसके अलावा एक्सटेंडेड एनालिसिस के लिए ऑफ बिजनेस, इंफ्रा मार्केट, लिशियस और अन्य यूनिकॉर्न्स को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन उनके लेटेस्ट वेरीफाइड रेवेन्यूज को केयरफुली चेक करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस पूरे डेटा को कैसे समझा जाए। सबसे पहले हमें अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को कंपेयर करना चाहिए। कुछ कंपनीज मार्केटप्लेस मॉडल पर काम करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, बीकरटेरेच, मीशो और उडान। कुछ कंपनीज D2C मॉडल पर काम करती हैं, जैसे बोएट, मामाअर्थ और लेंसकार्ट। कुछ कंपनीज फिनटेक इकोसिस्टम बना रही हैं, जैसे फोनपे, पेटीएम, रेजर पे, सीरेड, पॉलिसी बाजार और ज़ीरोधा। कुछ कंपनीज क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी में compete कर रही हैं, जैसे जोमैटो, स्विगी, जेप्टो और बिग बास्केट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। कई स्टार्टअप्स ने बहुत तेजी से ग्रोथ की, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचना उनके लिए बड़ा चैलेंज रहा। फंडिंग साइकिल्स, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, डिस्काउंट्स, यूनिट इकोनॉमिक्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जैसे फैक्टर्स इनके सक्सेस को डिसाइड करते हैं। तीसरा पॉइंट है इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम। UPI, मोबाइल पेनिट्रेशन, अफोर्डेबल इंटरनेट, AI अडॉप्शन और जेन जी बिहेवियर ने
इंडियन यूनिकॉर्न्स की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग पुश दिया है। आज का यंग कंज्यूमर फास्ट डिलीवरी, डिजिटल पेमेंट, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और सीमलेस ऐप एक्सपीरियंस चाहता है। चौथा पॉइंट है बिजनेस लर्निंग। इन इंडियन यूनिकॉर्न्स से हमें समझ आता है कि सिर्फ आइडिया बड़ा होना काफी नहीं है। सही एग्जीक्यूशन, स्केलेबल टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर ट्रस्ट और सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह टॉपिक बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे मॉडर्न इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम को समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इंडियन यूनिकॉर्न्स की रेवेन्यू स्नैपशॉट, बिजनेस मॉडल्स और ग्रोथ पैटर्न्स को सिंपल तरीके से समझा। हमने देखा कि फ्लिपकार्ट से लेकर जेप्टो तक, फोनपी से लेकर ज़ेरोधा तक और बोआर्ट से लेकर लेंसकार्ट तक इंडियन स्टार्टअप्स ने अलग अलग सेक्टर्स में पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इन कंपनीज की कहानी हमें बताती है कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब केवल फंडिंग पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, कस्टमर बिहेवियर, डिजिटल अडॉप्शन और बिजनेस मॉडल इनोवेशन पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके अनुसार इंडिया का सबसे पावरफुल यूनिकॉर्न कौन सा है और क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस केस स्टडी और नए लर्निंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।